डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले आपको रिकॉग्निशन जानना पड़ेगा, ताकि जब भी हिंदी का वाक्य दिया हो तो आप आसानी से उसे ट्रांसलेट कर पाए। तो यहाँ पर रिकॉग्निशन समझ लेते हैं। रिकॉग्निशन, तो रिकॉग्निशन में होता है ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये इत्यादि शब्द। तो जब क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये इत्यादि शब्द आएंगे तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि इसे ट्रांसलेट कैसे करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। इसके लिए हम लोग सेंटेंस वाइज सीखेंगे, जैसे कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो ये वर्ब का इसमें सेकंड फॉर्म लगता है। वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है। अब ये अफर्मेटिव में आप ध्यान रखेंगे कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, जबकि निगेटिव में इसके रूल में चेंज हो जाता है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वह पढ़ने जाता था, वह पढ़ने जाता था। तो इसमें हम लोग मेन वर्ब फाइंड आउट करेंगे। तो मेन वर्ब के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये इत्यादि शब्द आएगा। तो यहाँ देखेंगे इस सेंटेंस के अंत में जाता था, इसमें ता था शब्द आया है, इसलिए यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका ट्रांसलेशन हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है वह का इंग्लिश होगा ही। वर्ब का सेकंड फॉर्म है जाता था, या हिंदी में वर्ब दिया है, और इसका जाना का इंग्लिश होता है गो। गो का अगर सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो होगा वेंट। तो जाता था की इंग्लिश हो जाएगी वेंट, ही वेंट। पढ़ने, देखिए गो के साथ जनरली टू का प्रयोग किया जाता है जब ऑब्जेक्ट आता है तो। लेकिन अगर इन्फिनिटिव दिया हो, जैसे पढ़ने दिया है, अगर ऐसे वर्ब जिसमें ना, ने, नी सेंटेंस में दिया हो, तो वहाँ पर उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले। अभी एक और सेंटेंस इस पर बता दे रहे हैं। ही वेंट, वेंट के बाद से हम लोग लिखेंगे टू, पढ़ने का होगा रीड। इसे, इस तरह के वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। यानी ये जो फॉर्म है 2 + V1, इसको बोला जाता है इन्फिनिटिव। तो जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें इन्फिनिटिव के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं। हम लोग किताब खरीदते हैं, खरीदते थे। हम लोग किताब खरीदते थे। इसका ट्रांसलेशन भी हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल से करना है। अभी सबसे पहले हम देख लेंगे टेंस के अंत में क्रिया को, क्योंकि जब आप किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट होगा वर्ब फॉर्म। और हिंदी वाक्य में क्रिया किस टेंस की है यह पहचानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तभी आप उसको सही से ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसलिए
यहाँ पर देखिए हम लोग किताब खरीदते थे, इसमें देखेंगे तो ते थे दिया है, अर्थात यह क्रिया के अंत में आया है। खरीदते थे पूरा वर्ब है और इसको हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म में लिखना है। खरीदना का होता है बाई और बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट। तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये ज़रूर याद कर लें, किसी भी ट्रांसलेशन के बुक में आपको मिल जाएगा, फॉर्म्स आप उसे याद कर लें। बाई का सेकंड फॉर्म होता है बाट। सब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ है हम लोग वी। वर्ब का सेकंड फॉर्म बाट, तो यहाँ लिख लेंगे बाट। वी बाट किताब। तो देखिए जो भी काउंटेबल नाउन होता है अर्थात जिसे हम लोग गिन सकते हैं और वह सिंगुलर में होता है, तो वैसे वर्ड्स से पहले ए या फिर एन का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड से पहले किया जाता है और एन का प्रयोग वावेल साउंड वाले वर्ड से पहले किया जाता है। तो ये भी आपको आर्टिकल पढ़ाते समय मैं बताऊंगा कि कहाँ ए का प्रयोग करना है, कहाँ एन और कहाँ द का प्रयोग करना है। यहाँ पर आप देखिए ये काउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए वी बाट और यहाँ पर ए लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे बुक। वी बॉट ए बुक। अगर यही दिया हो सेंटेंस हम लोग किताबें खरीदते थे, तो यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा और बुक्स हो जाएगा। अब देखिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ता था ते थे आ रहा है। एक सेंटेंस देखते हैं जिसमें या ई ये दिया हो, जैसे वह पढ़ने गया। यही सेंटेंस है, वह पढ़ने जाता था, यहाँ पर दिया है वह पढ़ने गया। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस सेम है, एक ही जैसा बनेगा, चाहे ता था दिया हो चाहे या दिया हो क्रिया के अंत में, तो दोनों का ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है वह, ही हो गया। फिर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म गया का इंग्लिश यहाँ पर लिख लेंगे वेंट। फिर इन्फिनेटिव मिल रहा है पढ़ने, भी बताए हैं कि 2 + V1 का प्रयोग करना है, टू और रीड। ठीक है, ही वेंट टू रीड। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस को आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आपको 2 तरह के रूल्स मिलेंगे, एक जिसमें नॉट आएगा और एक जिसमें नेवर आएगा। तो इस तरह से दोनों रूल्स को अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है और उसका ट्रांसलेशन भी अलग अलग प्रकार से होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ये समझना। पूरा वीडियो देखिए और शेयर करते जाइए, सभी स्टूडेंट तक पहुंचाइए। यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं भी डाउट रह जाता है तो वहाँ पर कमेंट करके भी बताइए कि कहाँ आपको डाउट है, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको बताया जाएगा। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ जब नॉट का प्रयोग होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। हेल्पिंग वर्ब होगा डिड और डिड के बाद से नॉट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको जानना है कि जब डिड आएगा तो आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखना है। ठीक है ना, तो डिड आने पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे इंट्रोगेटिव जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डिड आएगा, तो वहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है, एक और रूल है, सेकंड रूल, सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद नेवर आएगा। तो नेवर हमें तब लिखना है जब सेंटेंस में कभी नहीं दिया हो, कभी नहीं देगा तो नेवर लिखना है, और नेवर जब आएगा तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो जब डिड नहीं आ रहा है तो हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, ये ध्यान रखना है। डिड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं आएगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके बाद से ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस में 2 रूल्स हो गए और दोनों पर हमें अब ट्रांसलेशन सीखना है। ठीक है ना,
एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी नहीं जानता था, अंग्रेजी नहीं जानता था। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, केवल इसमें नहीं आया है तो हमें नॉट लिखना है। ठीक है, और नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगा डिड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, तो वर्ब इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। ता था दिया है तो ये जानता था पूरा वर्ब हो जाएगा, क्योंकि क्रिया के अंत में ही ता था आता है। ठीक है, तो जानता था का इंग्लिश होता है नो, नो मीन्स जानना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है न्यू। ठीक है, नो का सेकंड फॉर्म न्यू। तो यहाँ पर जब नहीं दिया है तो हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है, सेकंड फॉर्म नहीं लिखना है। ठीक है ना, सब्जेक्ट वाले लिखेंगे ही के बाद से होगा डिड, और डिड के बाद से नॉट। आप चाहें तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, डिडंट का प्रयोग कर सकते हैं। डिड एन लगा देंगे और एपोस्ट्रोफी टी, डिड के बाद एन एपोस्ट्रोफी टी, डिडंट हो जाएगा। तो ही डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है नो, और इसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखना है अंग्रेजी, अंग्रेजी का होगा इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से वह अंग्रेजी नहीं जानता था, इसका हो जाएगा ही डिड नॉट नो इंग्लिश। ठीक है, अब इस रूल पर देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का सेकंड रूल। मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। अब इसे देखिए, इसमें कभी भी दिया है नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं का इंग्लिश होता है नेवर, तो हम लोग नेवर का रूल इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नेवर का रूल अप्लाई करेंगे तो वर्ब का हमें सेकंड फॉर्म लिखना है। सब्जेक्ट पहले लिख ले रहे हैं, सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ कभी नहीं का नेवर, आई नेवर। वर्ब का सेकंड फॉर्म देखिए, बोलता था, बोलना का होता है स्पीक, और स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। ठीक है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे स्पोक। ठीक है, आई नेवर स्पोक, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखना है झूठ, है ना, तो झूठ का होता है ए लाई। ठीक है, तो आई नेवर स्पोक ए लाई, इसके जगह आप टेल के फॉर्म सेकंड फॉर्म टोल्ड को भी लिख सकते हैं। तो आई नेवर टोल्ड ए लाई या आई नेवर स्पोक ए लाई का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इसके जगह पर ए लाई की जगह पर फॉल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई नेवर स्पोक फॉल्स, आई नेवर टोल्ड फॉल्स, तो इस तरह से सेंटेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको निगेटिव सेंटेंस के दोनों रूल निश्चित रूप से समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमें नेवर का प्रयोग करना है। डिड नॉट आएगा तो हमें कैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, नेवर आएगा तो हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक है, तो अब आपको देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 4 तरह के अलग अलग रूल्स हैं, और चारों रूल्स हर एक टेंस में आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर भी इस टेंस में 4 रूल्स आपको पढ़ने हैं। 1 बाय 1 वीडियो को पूरा देखिए, तभी जाकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया है पहले भी कि एक सेंटेंस होगा जिसमें क्या से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, जिसका आंसर यस या नो में मिलता है, तो वैसे सेंटेंस को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। और आपको पता चल गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, जो निगेटिव में यूज किया जाता है और इंट्रोगेटिव में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है डिड, डिड के बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और डिड आएगा तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। क्या
वह अंग्रेजी जानता था। क्या वह अंग्रेजी जानता था? अब इसे ट्रांसलेट करना है, क्या वह अंग्रेजी जानता था। सबसे पहले क्या है, अगर आप इसे बोल कर भी देखेंगे कि सबसे पहले क्या आया है तो इसका आंसर यस या नो में मिलेगा। क्या वह अंग्रेजी जानता था? यस। क्या आप हरी सब्जियां खाते थे? यस। तो ऐसे सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। तो जब भी कोई इंग्लिश में ही सेंटेंस आपसे पूछे डिड यू नो इंग्लिश, तो आपका जवाब होगा यस या नो। ठीक है, तो इजीली आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पहले दिया है, हमें डिड लिखना है। ये डिड जो है क्या की इंग्लिश नहीं है, क्या का इंग्लिश होता है व्हाट। ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ऐसे सेंटेंस में क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। जब किसी सेंटेंस से पहले क्या दिया हो तो हमें डिड लिखना है। ठीक है, डिड के बाद से सब्जेक्ट वह है, तो यहाँ लिखेंगे ही। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जानता था, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा नो। ऑब्जेक्ट लिखेंगे अंग्रेजी का इंग्लिश। ठीक है, डिड ही नो इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी जानता था। इस तरह से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब क्या से स्टार्टिंग वाले शब्द आए तो आप उसे ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट में, इसके बाद से सेम रूल यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे डिड, डिड के बाद से सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कब लिखना है, तो जब सबसे पहले क्या ना दिया हो और यही क्या आपको सेंटेंस के बीच में आ जाए, तब आपको क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है। क्या, क्यों, कैसे, कब इत्यादि शब्द आते हैं तो वह प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। बस हमें देखना है कि क्या फर्स्ट में न दिया हो। जैसे वह वहाँ कैसे रहता था, वह वहाँ कैसे रहता था। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, फिर हमें लिखना है डिड, हाउ डिड। ठीक है, सब्जेक्ट है वह का हो गया ही। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, रहता था वर्ब है तो रहता था का हो गया लिव, हाउ डिड ही लिव। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है वहाँ का होगा देयर। ठीक है, हाउ डिड ही लिव देयर। इस तरह से इसका भी ट्रांसलेशन हो जाए। ठीक है ना। अब हम देखेंगे रूल 3। रूल 3 क्या है उसको भी समझ लेते हैं। रूल नंबर 3 देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें आपको यूज करना है हु, और हु किसी भी सेंटेंस में आए तो ये सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो हमें हु लिखना है और हु के साथ आप ध्यान रखेंगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है वही रूल सेम हु क्वेश्चन वर्ड के साथ यूज किया जाता है, इसलिए इसका रूल अलग लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हु शब्द दिया है और जो अफर्मेटिव में आप सब्जेक्ट के बाद से लिखते थे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते थे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ हु ऑलरेडी सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये रूल होगा, जब हु दिया हो तो ऐसे लिखना है। ठीक है ना। अगर इसमें नॉट आ रहा है, निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट करेंगे, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे हु प्लस डिड। डिड सभी सब्जेक्ट के साथ आता है, चाहे वह सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक ना, तो हु डिड और डिड के बाद से आप नॉट लिखेंगे, और जब डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है, अगर नेवर आ जाएगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, वहाँ कौन रहता था, वहाँ कौन रहता था, तो कौन का इंग्लिश आपको फर्स्ट में लिखना है। कौन का इंग्लिश होगा हु, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता था, रहता था का होगा लिव्ड, लिव्ड।
और उसके बाद से ऑब्जेक्ट वहाँ का होगा देयर, हु लिव्ड देयर, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब कौन दिया हो तो आपको सबसे पहले कहीं भी आए कौन, ठीक है ना, कौन पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, तो हमें हु सबसे पहले लिखना है। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 में आपको मिलेगा हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मैनी। इसके बाद से देखने को मिलेगा हाउ मच। सभी टेंस में इंट्रोगेटिव के 4th रूल का ये समझाया जा चुका है आपको कि इसे कैसे हमें ट्रांसलेट करना है। तो हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच, हुज, ये आपको 4th रूल में ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, हर एक टेंस में इसके बारे में बताया गया है। हाउ मैनी, हाउ मच का अर्थ होता है कितना, कितनी। इसका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है, किसी वस्तु को गिनना है तो हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, कितना, कितनी के अर्थ के रूप में। ठीक है ना। यहाँ पर जिस वस्तु को वजन करना है वहाँ हाउ मच का प्रयोग करेंगे। व्हिच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी। हुज मीन्स होता है किसका या किसकी। ठीक है, तो इसको हम लोग शार्टली लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड सभी है तो हम लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, और इसके साथ आएगा नाउन। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या आएगा, नाउन। क्वेश्चन वर्ड में ये शब्द रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, और इसके बाद से जो इंट्रोगेटिव का आपने फर्स्ट रूल देखा, डिड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, फिर सब्जेक्ट, वही रूल सेम यहाँ भी लिखना है। क्वेश्चन वर्ड, नाउन और फिर डिड। ठीक है, और डिड के बाद से सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसलिए कि डिड आ रहा है। ठीक है ना, और इसके बाद से ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से इस सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को जिसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन दिया हो उसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन आना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होगा कि नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। इसको आप सभी टेंस में पढ़ाए हैं, उसको आप जा करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड, ये जो नाउन होता है, ये नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। उस कंडीशन में सब्जेक्ट का जगह खाली रह जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें किसी भी स्थिति में लिखना है। ठीक है ना। डिड सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन अन्य टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स था, तो इसलिए वहाँ पर डीपली समझाया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लीजिए। वहाँ कितने बच्चे पढ़ते थे। देखिए वहाँ कितने बच्चे पढ़ते थे, तो यहाँ पर देखिए कितने दिया है और बच्चे दिया। बच्चे की गिनती होती है, गिन सकते हैं, तो जो हम काउंट करेंगे उसके लिए हमें क्या लिखना है, हाउ मैनी। जो हम वजन करेंगे उसके लिए हाउ मच। ठीक है ना, तो बच्चे की गिनती की जा सकती है, इसलिए कितने की इंग्लिश रहेगी हाउ मैनी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लिए हाउ मैनी। क्लियर। अब हमें लिखना है नाउन। तो देखिए जहाँ ये वर्ड दिया होगा, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, इसमें से कोई भी उसका हिंदी दिया होगा तो उसी के पास नाउन रहेगा। ठीक है, हाउ मैनी। हाउ मैनी के बाद आपको नाउन लिखना है बच्चे। बच्चे का हो गया चिल्ड्रेन, हाउ मैनी चिल्ड्रेन। ठीक है, अब हमें लिखना है डिड। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात बताए थे कि नाउन सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो चिल्ड्रेन दिया है यही सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं क्रिया जो करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो क्रिया करने वाला यानी पढ़ते थे, कौन पढ़ते थे, बच्चे। ठीक है, तो क्रिया के साथ आप कौन का प्रयोग करके सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही सब्जेक्ट भी है और यही नाउन भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सबके साथ सेम लिखना है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट डिड लिखेंगे। सब्जेक्ट का जगह खाली है, सब्जेक्ट नाउन बन चुका है। ठीक है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, वर्ब है पढ़ते थे। ठीक है, तो पढ़ते थे का रीड, ऑब्जेक्ट है वहाँ, तो वहाँ का हो जाएगा देयर। इस तरह से आप ट्रांसलेट कर लेंगे, हाउ मैनी चिल्ड्रेन डिड रीड देयर। ठीक है,
अब देखते हैं एक और सेंटेंस। वह किसका गाड़ी चलाता था। वह किसका गाड़ी चलाता था। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। हम किसका शब्द आया है, किसका का इंग्लिश होता है हुज। ठीक है, तो हुज हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, हुज लिखने के बाद से अब हमें नाउन लिखना है। अभी मैंने बताया कि ये जब शब्द मिलेंगे आपको तो उसके बाद तुरंत जो है नाउन होगा। ठीक है, गाड़ी, गाड़ी का आप लिख सकते हैं कार या फिर लिख सकते हैं वैन। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं। तो हुज कार। ठीक है, अब हमें नाउन के बाद से लिखना है डिड, फिर सब्जेक्ट। देखिए इसमें सब्जेक्ट अलग है क्योंकि चलाता था, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है कौन चलाता था तो वह। तो इसमें नाउन अलग है और सब्जेक्ट अलग है। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट की जगह पर वह का इंग्लिश लिखना है। ठीक है ना, सबसे पहले हुज कार लिख लिए और फिर अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड। डिड के बाद से अब सब्जेक्ट लिखेंगे वह का ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलाता था तो यहाँ पर ड्राइव। हुज कार डिड ही ड्राइव, इस तरह से आप ट्रांसलेट कर लेंगे क्वेश्चन मार्क। तो जब इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे तो आप इजीली सभी रूल्स, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव के सभी रूल्स पर आप निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को आसानी से सीख सकते हैं। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो जो भी रूल आपने सीखा है बस इसमें नॉट ऐड करना है सही जगह पर। लास्ट रूल है, इसे ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो कहा जाता है ए लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप पूरा ज्ञान लीजिए, पूरा वीडियो देखिए और अन्य स्टूडेंट के पास ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप YouTube या Facebook के माध्यम से आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं और सोशल मीडिया से आप इंग्लिश के पूरा नॉलेज ले सकते हैं, चाहे वह स्टूडेंट हाई स्कूल में हो, चाहे इंटरमीडिएट का स्कूल हो, सभी चैप्टर्स आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं टेंस बता रहा हूँ, वॉइस, नरेशन, इंटरमीडिएट में ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आपको सिंथेसिस, इस तरह से सभी चैप्टर्स यहाँ कवर किए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट को आप लोग चैनल से जोड़िए। फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर फेसबुक प्रोफाइल को आप स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि वे फॉलो कर सकें। अगर आप नए हैं, अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर मेरे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है ना, जब आप सेंटेंस के 5 टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें इंट्रोगेटिव अलग सेंटेंस है, निगेटिव अलग है। ठीक है ना, तो इसमें दोनों आ जाता है एक ही साथ। ठीक है, तो उस कंडीशन में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल एक साथ पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे जितना आपने सेंटेंस पढ़ा है सभी का रूल यहाँ लगेगा जो आप बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप इंट्रोगेटिव में आपने 4 टाइप्स का रूल पढ़ा, डिड से स्टार्टिंग वाला, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग वाला, क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन, हु। अगर इनमें नॉट का प्रयोग किया जाए तो वह इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो वही रूल रहेगा, बस हमें नॉट का प्रयोग सही जगह पर करना है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या वह पत्र नहीं लिखता था? क्या वह पत्र नहीं लिखता था? देखिए इसमें क्या शब्द आया सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या दिया हो तो हमें डिड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। नहीं आ गया है तो हमें सब्जेक्ट, जहाँ भी सब्जेक्ट दिया हो उसके बाद से नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जो रूल इंट्रोगेटिव का है वही रूल यहाँ भी है, बस सब्जेक्ट जहाँ दिया है, रूल को आप देख लीजिए एक बार बैक करके वीडियो में, तो वहाँ से जहाँ सब्जेक्ट दिया है उसी के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या
क्या है तो सबसे पहले डिड लिखना है, डिड के बाद से सब्जेक्ट लिखना है, ही, डिड ही। अब इसके बाद से नॉट, सब्जेक्ट के बाद से नॉट, डिड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लिखता था का क्या होगा, राइट। पत्र, यहाँ पर अभी मैंने बताया काउंटेबल नाउन रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो वहाँ पर आपको ए या एन का प्रयोग करना है। लेटर में कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ए और फिर होगा लेटर। डिड ही नॉट राइट ए लेटर, इस प्रकार हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे आप इसे सीखेंगे, तो जहाँ भी सब्जेक्ट दिया हो उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। क्वेश्चन वर्ड भी आएगा तो इससे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद से नॉट यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वह भी अच्छी तरह से पूरे टेंस को समझ पाएँ और आने वाले सभी वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू।